किशोर जोशी कटक का स्वर्णिम इतिहास पुस्तक का लेखक एवं क्रांति उड़ीसा वेब टीवी का एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज मैं आपके सामने संपूर्ण एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं और विषय का नाम है बिजू पटनायक। बिजू पटनायक की जीवनी के ऊपर मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा। बिजू पटनायक का जन्म स्थान, जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कटक रही है। बिजू पटनायक के बारे में अब मैं आपको विस्तार से बोलने जा रहा हूं। उनका जन्म 5 मार्च 1916 में हुआ था कटक में। 1927 में कटक के मिशन स्कूल को छोड़कर रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिए थे बिजू पटनायक। 1932 में साइकिल से पेशावर यानी कटक से पेशावर यात्रा अन्य 2 साथियों के साथ कटक से वे गए थे। उस समय पेशावर पाकिस्तान, जो आज के पाकिस्तान में है, उस समय अनडिवाइडेड हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। साइकिल से कटक से पेशावर गए थे कम से कम 3000 किलोमीटर। उनके साथ में अन्य 2 साथी भी थे। 1934 में BSc पढ़ाई छोड़ पायलट ट्रेनिंग ली बिजू पटनायक ने। 1938 में ज्ञान देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ बिजू पटनायक का। 1947 में कटक शहर से विधायक रूप में निर्वाचित हुए। 1961 जून 23 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। 1973 इंडोनेशिया सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूमि पुत्र प्रदान किया गया बिजू पटनायक को। 1977 में केंद्र में इस्पात खनिज मंत्री मोरारजी भाई देसाई के कैबिनेट में बिजू पटनायक रहे। 1990 में दूसरी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने बिजू पटनायक। 1997 17 अप्रैल को उनका निधन हुआ। बिजू पटनायक के बारे में भारत के शीर्ष नेताओं के विचार। अरुणा आसफल्ली प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी, उनके विचार हैं, हजारों स्वाधीनता संग्रामियों को बिजू पटनायक ने देश के स्वाधीनता संग्राम में पायलट के हिसाब से काफी गुप्त रूप से मदद की। उनकी बिना मदद के दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में आजादी कार्यक्रम चलाना बड़ा मुश्किल का कार्य था। अंग्रेजों की दृष्टि से बचकर वे हमारी मदद किया करते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बिजू पटनायक के ऊपर विचार। बिजू एक साहसी पायलट थे। डॉक्टर शहरयार को सुरक्षित रूप से दिल्ली, इंडोनेशिया से लेकर आए थे। उनकी विचक्षण उड़ान कुशलता और दुस्साहस के कारण वे बहुत वर्षों तक हमारे करीब ही रहे। शंकरदयाल शर्मा भूतपूर्व राष्ट्रपति। राष्ट्र के पुनर्गठन में बिजू की भूमिका सराहनीय रही। प्रवीण सांसद, केंद्र मंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका विशेष उल्लेखनीय रही। KR नारायणन और एक दूसरे पूर्व राष्ट्रपति, उनका बिजू पटनायक के ऊपर विचार। स्वाधीनता संग्राम के दौरान तथा उसके पश्चात भी बिजू बाबू ने देश की बहुत सेवा की। विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से भारत की राजनीति और विकास में बिजू पटनायक की भूमिका सब समय याद की जाएगी। विश्वनाथ प्रताप सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, बिजू पटनायक भारत की राजनीति के एक महान योद्धा थे। अपने जीवन को विपदा में डालकर उन्होंने उड़ीसा तथा देश की सेवा तथा शान में अनेकों कार्य किए। अटल बिहारी वाजपेयी, उन पूर्व प्रधानमंत्री, उनके विचार बिजू पटनायक के बारे में सुनिए। वे केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, अपितु एक महारथी थे। अग्रणी स्वाधीनता सेनानी, दक्ष प्रशासक एवं नूतन उड़ीसा के निर्माण में उन्होंने कार्य किया। देश में जरूरत के समय वे राजनीति भेदभाव से ऊपर उठकर उपदेश देते थे, जो आजकल के राजनीतिज्ञों में दिखाई नहीं देता है। जानकी वल्लभ पटनायक, पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा, उन्होंने बिजू पटनायक के बारे में कहा, 50 वर्षों से वे उड़ीसा की राजनीति तथा जनमानस को प्रभावित किए थे। उनका देश प्रेम, दुस्साहसिकता, उड़ीसा के प्रति गहरा लगाव उनको हरदम लोगों के बीच रखता था। उड़िया सैनिकों को लक्ष्य कर उन्होंने उत्साह प्रदान करते थे। वे एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वीर उड़िया जाति के गौरवशाली प्रतीक
उनके राजनीतिक जीवन को मैं शुरू से जानता हूं। इतना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। कर्मशील जीवन में उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। वो एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उनके संपर्क में जो आया वह प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। उद्योगपति, लेकिन उद्योग के लाभ से कलिंग सम्मान पुरस्कार का गठन। वैमानिक अर्थात पायलट, लेकिन संकट की घड़ी में इंडोनेशिया जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री और उपसभापति को भारत ले आए। इससे इनका दुस्साहस जान पड़ता है। राजनीति के वे राजनीति के लेकिन पराधीन नहीं थे, किसी के राजनीति के अंतर्गत किसी के पराधीन नहीं थे। अपनी स्वतंत्र पहचान कायम की उन्होंने। यही थे बिजू पटनायक। सच्ची राउतराय, जो प्रसिद्ध कवि लेखक उड़ीसा के, उनका विचार है बिजू पटनायक के ऊपर। हमेशा सदाबहार बिजू पटनायक थे, एक विशाल योद्धा। वे अपने प्रिय कलिंग को सब तरह से विकास देने में लगे थे। उद्योग, व्यवसाय, राजनीति, सब जगह वे उड़ीसा को अग्रसर करने में लगे हुए थे। केवल उड़ीसा या भारत ही नहीं, विदेशों में भी एक चर्चित नाम थे बिजू पटनायक। बिजू बाबू नाम से वे ज्यादा परिचित थे। देश के आगे की पंक्ति के नेता, कुशल वैमानिक एवं उद्योगपति थे। वैमानिक का यहाँ तात्पर्य है पायलट। बाल्य जीवन और पढ़ाई। कटक के तुलसीपुर में लक्ष्मी नारायण पटनायक और आशालता पटनायक की तीसरी संतान थे बिजू पटनायक। कटक की रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई खत्म कर रेवेंसा कॉलेज में विज्ञान के विषय को लेकर वे कॉलेज में पढ़ते थे। तत्पश्चात वे दिल्ली में एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग शिक्षानुष्ठान पायलट की ट्रेनिंग लिए। रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते समय एक समय की बात है कि उनके स्कूल के पास स्वराज आश्रम था, जो स्वाधीनता सेनानियों का उड़ीसा में मुख्यालय था। बिजू बच्चों के साथ पहुंचे। देखते बहुत सारे कांग्रेसी अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अंग्रेजी पुलिस वहां खड़ी थी। उतने में अचानक पुलिस ने सत्याग्रही पर लाठीचार्ज किया, जिसका उपस्थित बालक बिजू पटनायक ने विरोध किया। अंग्रेज पुलिस अफसर ने उन्हें नाले में धकेल दिया। बिजू पटनायक गुस्से में लाल पीला हुए और अंग्रेज पुलिस अफसर को खूब खरी खोटी सुनाए। बचपन का ही दूसरा वाकया था कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे, एक दिन एक हवाई जहाज कटक के बाल यात्रा मैदान में उतरी। बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए वहां एकत्रित थे। बिजू पटनायक भी वहां पहुंचे तथा पुलिस का सख्त घेरे को तोड़कर हवाई जहाज को नजदीक से जाकर छुए। अंग्रेज पुलिस से उनकी कहासुनी हुई, थप्पड़ भी खाए अंग्रेज पुलिस से, लेकिन वहीं उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि एक दिन मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। उनका सपना पूरा हुआ और वे भारत के सबसे जांबाज पायलटों में एक सफलतापूर्वक बन सके। विवाह और परिवार। बिजू पटनायक 1938 में ज्ञानो पटनायक के साथ शादी किए। इनके बड़े बेटे दिल्ली आजकल रहते हैं तथा फरीदाबाद में इनकी इंडस्ट्री चलती है। बेटी गीता मेहता विदेश में रहती हैं तथा एक विशिष्ट लेखिका हैं। एवं तीसरी संतान है नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 5वीं बार 2000 के 5 मार्च से। कर्म जीवन। पायलट ट्रेनिंग पश्चात बिजू पटनायक अंग्रेजों की एयरवेज कंपनी में बाकायदा पायलट ज्वाइन किए। एक बार अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में वह स्वयं हवाई जहाज चलाकर इंडोनेशिया पहुंचे। साथ में उनकी पत्नी ज्ञान पटनायक भी थी, जो सह पायलट का कार्य करती थी। उस समय वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को बचाकर हवाई जहाज में बैठाकर डच लोगों से दूर नई दिल्ली ले आए थे। इस दुस्साहसिक कार्य के लिए कई सालों पश्चात उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भूमिपुत्र से नवाजा गया। राजनीतिक यात्रा। बिजू बाबू की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है 1946 से। उस समय के साधारण चुनाव में वे उत्तर कटक विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक के रूप में निर्विवाद चुने गए थे। इसके पश्चात 1952 तथा 1957 में वे गंजाम जिले के विधायक के रूप में चुनकर आए थे। 1961 में राज्य कांग्रेस के वे सभापति हुए
उनके नेतृत्व में कांग्रेस 140 से 82 यानी 82 सीटें जीतने में कामयाब हुई। बिजू बाबू इस बार अपनी शिल्प नगरी चौद्वार से जीतकर उड़ीसा में विधानसभा में पहुंचे थे तथा यहाँ के मुख्यमंत्री हुए। उस समय उनकी उम्र केवल 45 साल की थी। तत्पश्चात अखिल भारत कांग्रेस के कामराज प्लान के अनुसार देश में अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा। बिजू बाबू भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए 1963 में। 1971 में बिजू बाबू को कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए टिकट नहीं दिया। तब उन्होंने अपनी अलग पार्टी खड़ी की, नाम दिया उत्कल कांग्रेस। 1974 में जेपी आंदोलन से जुड़ गए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल यानी इमरजेंसी देश में लागू हुई। 25 जून 1975 को बिजू बाबू समेत देश के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1977 मार्च में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। इंदिरा गांधी और कांग्रेस दोनों हार गए। बिजू पटनायक केंद्रापड़ा लोकसभा क्षेत्र से खड़े होकर लाखों वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहां मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में इस्पात और खनिज कैबिनेट मंत्री बने। बाद में चौधरी चरण सिंह की सरकार में 1979 में भी वो इस्पात और खनिज मंत्री बने। ठीक इसी समय इन्होंने उड़ीसा में नालको प्लांट लगाने का फाइनल किया था। 1980 और 1984 में वे फिर केंद्रापड़ा आसन से लोकसभा में सांसद के रूप में जीतकर पहुंचे थे। 1984 लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात देश में सारे बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज विरोधी हार गए थे कांग्रेस की लहर के सामने, लेकिन बिजू पटनायक केंद्रापड़ा लोकसभा से जीतने में कामयाब हुए। 1989 आम चुनाव में लोकसभा के कांग्रेस भारत में हारी। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उनको जिताने में तथा प्रधानमंत्री बनाने में बिजू पटनायक के देश में विशेष भूमिका रही। तत्पश्चात 1990 के चुनाव में कांग्रेस उड़ीसा में बुरी तरह से हारी और बिजू पटनायक 123 सीटों के साथ जीतकर एक बार फिर मुख्यमंत्री हुए उड़ीसा के। 1990 से 1995 तक बिजू पटनायक पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के। 1996 में वे कटक तथा आसका लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा में निर्वाचित हुए और 1997 अप्रैल 17 को उनका दिल्ली में चिकित्साधीन अवस्था में निधन हो गया। बिजू पटनायक की कार्य कुशलताएं 1948 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबालियों के वेश में कश्मीर पर आक्रमण किया था, उस समय कुशल पायलट बिजू पटनायक अपनी जान की परवाह किए बिना देश की खातिर हजारों सैनिकों को दिल्ली से श्रीनगर अपने हवाई जहाज में भर भर कर ले गए थे लड़ाई के बीच। उन्हीं सैनिकों ने वहां पहुंचकर श्रीनगर के आसपास एरिया से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा था। 1962 भारत चीन युद्ध के समय बिजू पटनायक दुसासी ने तब के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को हवाई जहाज में बैठाकर चीन सीमा तक ले गए तथा वहां दोनों ने भारत के सैनिकों की हौसला अफजाई की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खुफिया रिपोर्ट से भनक लग गई थी कि पाकिस्तान इंडोनेशिया से पनडुब्बियां ले रहा है युद्ध में इस्तेमाल के लिए भारत के खिलाफ। शास्त्री जी ने बिजू पटनायक को अनुरोध किया इंडोनेशिया जाने के लिए। बिजू पटनायक तुरंत अपनी पत्नी संग इंडोनेशिया पहुंचे टूरिस्ट वीजा में। वो इसलिए कि पाकिस्तान को बिजू पटनायक के पहुंचने की भनक लग सकती थी। वहां पहुंचकर बिजू पटनायक ने वहां के नेताओं से बात की पाकिस्तान को पनडुब्बी नहीं देने के लिए। वे भी बिजू पटनायक की बात पर राजी हो गए क्योंकि बिजू पटनायक ने ही उनकी देश की आजादी में अहम रोल निभाया था। गौरतलब है कि उस जमाने में इंडोनेशिया की जल सेना मजबूत थी। इंडोनेशिया की पनडुब्बी नहीं पहुंचने के कारण पाकिस्तान में भारत की ताकत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ताकत युद्ध में बढ़ गई थी और अंत में पाकिस्तान युद्ध हार भी गया था। 1980 के दशक में जब बिजू पटनायक उड़ीसा में विरोधी नेता हुआ करते थे और जानकी वल्लभ पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज के बालियापाल और चांदीपुर में डिफेंस प्रोजेक्ट के खिलाफ जन आंदोलन तेजी से चल रहा था उड़ीसा में।
उड़ीसा विधानसभा में एक दिन मुलतवी प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया था विपक्षियों द्वारा। उस समय चालाक जानकी वल्लभ पटनायक ने उसी दिन, जिस दिन मुलतवी प्रस्ताव पर विधानसभा में बहस होनी थी, ठीक उसी समय सेना के तीन वरिष्ठ अधिकारियों संग एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री चैम्बर में आयोजित की एवं बिजू पटनायक को भी उसमें आमंत्रित किया गया। नतीजतन उसी बैठक का यह निकला कि जानकी पटनायक, बिजू पटनायक मीटिंग में दोनों राजी हो गए कि चांदीपुर बालियापाल में डिफेंस प्रोजेक्ट देश की खातिर चलेंगे। देश की खातिर प्रतिपक्ष के नेता बिजू पटनायक ने मुख्यमंत्री की बात मान ली। ऐसे थे देशभक्त बिजू पटनायक। बिजू पटनायक ने अपने जीवन में उड़ीसा तथा देश के लिए बहुत कुछ किया। पारादीप बंदरगाह, एक्सप्रेस हाईवे, भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब, कोरापुट सुनाबेड़ा में मिग विमान कारखाना, नालको की स्थापना सरकारी तौर पर किए बिजू पटनायक। निजी तौर पर किए चौद्वार में ओटीएम टेक्सटाइल मिल, कलिंग ट्यूब्स, कटक में कलिंगा रेफ्रिजरेशन इत्यादि। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा फाउंडेशन की स्थापना निजी तौर पर, उससे संसार के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के पुरस्कार जो अभी तक यूएन की तरफ से दिया जा रहा है, इसका स्थापना भी बिजू पटनायक ने निजी तौर पर किया था। उनके मरने पर 1997 अप्रैल में जब उनका मृतक शरीर पुरी पहुंचा, लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, जो आज तक भी उड़ीसा में इस विषय में सर्वाधिक भीड़ है। पुरी में लोग यहां तक बोले, इतनी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज यहां दूसरी रथ यात्रा है। दूसरे विश्व युद्ध के समय बिजू पटनायक ने अपनी हवाई जहाज को सोवियत संघ में लेकर गए थे, जो आज का रूस है, वहां लेकर गए थे उस समय हिटलर के विरोध में। वह हवाई जहाज को लेकर वहां गए थे तथा रूस के लोगों के युद्ध के समय उन्होंने मदद की थी। खास इन बातों को लेकर जब बिजू पटनायक का निधन हुआ 1997 अप्रैल में, तब उनके मृतक शरीर पर 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों से उनके शरीर को लपेटा गया था। एक इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा रूस का राष्ट्रीय ध्वज तथा तीसरा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में महान योद्धा बिजू पटनायक को लिपटाया गया था, सम्मान प्रदर्शन किया गया था। थैंक यू, हैव ए गुड डे।